साथियों, आप सभी का विजन एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ जाकर के आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टर्बो ई मास्क के संबंध में। तो यह मास्क क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक संस्था है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस CNS। यह आपके कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है तथा यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। तो हाल ही में इस संस्था के शोधार्थियों या रिसर्च टीम ने फेस मास्क बनाने के लिए एक विधि तैयार की है, जिसे नाम दिया गया है टर्बो ई मास्क। ठीक है। अब यह जो टर्बो ई मास्क जो है, यह टर्बो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन पर आधारित है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि टर्बो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तो टर्बो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके तहत क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में रब करती हैं, तो जब घर्षण से विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, यह टर्बो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तथा इससे जो मास्क बनेगा इस प्रक्रिया के द्वारा, तो इसमें फ़ायदा क्या है कि इस मास्क में जो विद्युत आवेश उत्पन्न होगा, उसकी वजह से वायरस के मुंह के जरिए, वायरस या बैक्टीरिया के मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करने की संभावना कम हो जाती है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि टर्बो ई मास्क किस प्रकार से बनाया जाता है, मतलब बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो यह जो मास्क है, इसमें 3 परत होती है। ठीक है, 3 लेयर है या 3 लेयर की मास्क है। तो 3 लेयर में क्या है कि ये आपके 3 लेयर हैं। तो इन 3 लेयर में जो ये बीच का लेयर है आपका, ये क्या है, ये नायलॉन की परत है। जबकि ये जो 2 किनारे किनारे हैं, ये आपकी क्या है, ये पॉलीप्रोपाइलीन, किसकी, पॉलीप्रोपाइलीन की परत है। तो बीच वाली नायलॉन की परत है और जो किनारे किनारे वाली है पॉलीप्रोपाइलीन की परत है। मतलब 3 लेयर रहेगी, बीच की जो परत रहेगी वो नायलॉन की रहेगी और बाकी जो ऊपर नीचे की जो परत रहेगी वो पॉलीप्रोपाइलीन की रहेगी। अब इससे होगा क्या कि इसमें ये जो 2 अलग अलग बॉक्सेस बन गए, तो इसमें ये जो 2 परतें हैं, एक आपका पॉलीप्रोपाइलीन और फिर इधर ये नायलॉन, ये जब आपस में रब करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। और यहाँ पे यह याद रखिएगा कि इसमें नायलॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो आपका पॉलीप्रोपाइलीन है, इसकी परत पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जब 2 नॉन कंडक्टिंग लेयर्स, मतलब पॉलीप्रोपाइलीन और नायलॉन की जो लेयर है आपस में रगड़ेंगी या रब करेंगी, तो क्या होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होगा और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यह बैक्टीरिया और वायरस या जो हार्मफुल जर्म्स हैं, उनको या तो निष्क्रिय कर देगा या उनको मार देगा। और इस जो मास्क है, ये टर्बो ई मास्क, इसकी सबसे खास बात है कि इसके लिए जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको बाहर से किसी प्रकार की पावर देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक क्या है, ये इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। तो इसको बाहर से किसी प्रकार, जैसे कि बैटरी या सेल, ऐसी किसी भी पावर की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे मेन प्रश्न यह उठता है कि ये जो मास्क है, ये टर्बो ई मास्क, इसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं, या इसके लिए जो ये मटेरियल हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे। क्या इसको हमें बाज़ार में जाना पड़ेगा, बाज़ार में मिल पाएगा। तो इसके लिए यह बताया गया है कि ये जो मटेरियल है, अर्थात नायलॉन और पॉलीप्रोपाइलीन, इसके लिए जो विकल्प दिया गया है, तो पहले नायलॉन की बात करें तो नायलॉन के लिए आपके पास विकल्प है कि घर में पड़ी हुई पुरानी सिल्क की साड़ी या सिल्क की शॉल, उसका टुकड़ा ले सकते हैं। ठीक है, उसको काट करके उसका टुकड़ा ले सकते हैं। और पॉलीप्रोपाइलीन के लिए क्या है कि जो ग्रॉसरी बैग आते हैं, मतलब जो आप दुकानदार के यहाँ से जो सामान लाने के जो बैग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे बैग जो बिना बुने हुए हैं, तो उन बैग्स का इस्तेमाल जो है वो पॉलीप्रोपाइलीन के लिए कर सकते हैं। तो नायलॉन के लिए आप पुरानी सिल्क की साड़ी या शॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉलीप्रोपाइलीन के लिए आप ग्रॉसरी बैग का जो बिना बुने हुए होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनसे आप यह जो टर्बो ई मास्क है, फेस मास्क, इसको आप आराम से बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिल्क टी अलायंस के संबंध में। तो यह मिल्क टी अलायंस है क्या, तो यह एक प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट है, अर्थात लोकतंत्र समर्थकों का एक यह समूह है।
तो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हुआ क्या कि थाईलैंड के एक टीवी कलाकार हैं और उनकी एक गर्लफ्रेंड है। तो ये जो टीवी कलाकार हैं, इनके जो शोज होते हैं वो चाइना में काफ़ी फेमस है, और ये टीवी कलाकार भी चाइना में काफ़ी फेमस है। तो टीवी कलाकार और इनकी गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हांगकांग और ताइवान को आज़ादी मिलनी चाहिए और उन्हें अलग से देश बनना चाहिए। अभी क्या है कि हांगकांग और ताइवान जो हैं वो चाइना के द्वारा शासित किए जाते हैं। इनके इस बयान पर या इनके इस टिप्पणी पर जो चीनी सोशल मीडिया थे, मतलब जो चीन के लोग थे, चीनी सोशल मीडिया यूजर्स, उन्होंने इन दोनों को काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी क्रिटिसिज्म किया इनकी। तो जब इनको ट्रोल किया गया तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो थाईलैंड, हांगकांग और जो ताइवान के इंटरनेट यूजर्स थे वो एकजुट हुए और उन्होंने चीनी सरकार की आलोचना करने लगे। मतलब उन्होंने यह कहना चालू किया कि यह जो सारी चीज़ें हैं वो चीनी जो सरकार की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसके द्वारा किया जा रहा है। और इन्होंने कोविड-19 पे जो चाइना का जिस प्रकार से रवैया था उसको लेकर भी काफ़ी इनकी चाइना की क्रिटिसिज्म की। तो यह जो एक तरीके का जो संगठन बन गया थाईलैंड, हांगकांग और ताइवान के इंटरनेट यूजर्स का, ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट, लोकतंत्र समर्थकों का समूह बना। और इन्होंने अपने आप को क्या किया, मिल्क टी अलायंस नाम दिया। तो ये अपने आप को क्या बोलते हैं, मिल्क टी अलायंस। तो याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि मिल्क टी अलायंस क्या है, तो यह क्या है, यह प्रो चाइनीज, मतलब जो चाइना के समर्थक जो थे, ऐसे ट्विटर यूजर्स जो चाइना के समर्थक थे, तो प्रो चाइनीज ट्विटर यूजर्स के खिलाफ यह एक अलायंस बना है। और इस अलायंस में कौन कौन शामिल है, थाईलैंड, ताइवान और आपका हांगकांग के ट्विटर यूजर्स शामिल हैं, जिनकी ये डिमांड है कि हांगकांग और ताइवान को अलग से देश बनना चाहिए। मतलब कि चाइना को जो इस पर अपना हक जताता है उसको इससे हटना चाहिए। तो याद रखिएगा मिल्क टी अलायंस क्या है, तो इसमें 3 देश थाईलैंड, हांगकांग और ताइवान के ट्विटर यूजर्स हैं। और ये प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट या लोकतंत्र समर्थक समूह है जो हांगकांग और ताइवान के स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अर्थात WTI के बारे में। तो यह क्या है, तो यह जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है इसको टेक्सास लाइट स्वीट के नाम से भी जानते हैं। और यह जो WTI है ये क्रूड ऑयल का एक ग्रेड है जिसको तेल के मूल्य निर्धारण अर्थात जो ऑयल की जो प्राइसिंग की जाती है तो तेल के मूल्य निर्धारण में बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह जो WTI है क्या है कि ऑयल के प्राइसिंग के लिए एक बेंचमार्क है, ठीक है। और ये जो बेंचमार्क है, ये क्रूड ऑयल का ग्रेड WTI जो है ये काफ़ी लाइट क्रूड है, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और इसमें इस क्रूड ऑयल में क्या है कि सल्फ़र जो कंटेंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है या काफ़ी लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें प्रदूषण, इससे जो इस क्रूड ऑयल से क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। थोड़ी सी और चर्चा करें तो जब भी ऑयल प्राइसेस की बात होती है, मतलब जब भी आप देखते होंगे कि तेल का दाम घटते या बढ़ते हैं, तो जब भी ऑयल प्राइसेस की बात होती है तो कई महत्वपूर्ण ऑयल बेंचमार्क के नाम आपको दिखाई पड़ जाते होंगे पेपर में, जैसे कि दुबई क्रूड, ओमान क्रूड या यूराल्स ऑयल। तो ये कहीं पे आ जाए कि ये दुबई क्रूड, ओमान क्रूड, यूराल्स ऑयल या WTI या क्या है, तो ये क्या है, ये बेंचमार्क हैं ऑयल प्राइसिंग के लिए, ये बेंचमार्क हैं। तो ये सीधे वैसे ही हैं जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जो सूचकांक है सेंसेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का सूचकांक क्या है, निफ्टी है। तो ये अलग अलग देशों के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से ऑयल के लिए प्राइसिंग के लिए बेंचमार्क का कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह जो WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, यह अभी चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में यह इसलिए आया कि WTI के अनुसार अर्थात वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के अनुसार तेल की कीमत जो है वो -$40 तक पहुंच गई, मतलब -$40 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अब प्रश्न उठता है सभी के मन में कि इसका क्या मतलब हुआ कि निगेटिव पहुंच गई। क्या इसका यह मतलब है कि जो ऑयल कंपनियां हैं उनसे तेल खरीदने पे क्या वह तेल के साथ पैसा भी देंगी? तो ऐसा नहीं है।
यह जो नेगेटिव हुआ है यह टेक्निकल ग्राउंड पर हुआ है, ना कि व्यवहार में। अब यह टेक्निकल ग्राउंड पर कैसे हुआ तो इसको थोड़ा देख लें। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो WTI ऑयल की कीमत जो है इतनी कम हो गई थी कि इन तेल को स्टोर करके रखने पर ज़्यादा खर्च आ रहा था। मतलब मान लीजिए कि तेल की वैल्यू है 5 रुपये और इनको रखने का जो खर्चा आ रहा है वो 10 रुपया स्टोर का खर्चा। तो क्या हो गया, तो इनका ये इस प्रॉस्पेक्ट में क्या हो गया कि इनका जो प्राइस था वो निगेटिव चला गया। तो और यहाँ पर एक बात और हुई कि जो फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है कि एक भविष्य की एक निर्धारित तिथि होती है जहाँ पर आपका सामानों का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल के जो फ्यूचर ट्रेड था कि निर्धारित तिथि को जो तेल खरीदना था जिन देशों को, उन्होंने तेल लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है इसकी वजह से हर जगह लॉकडाउन है, तो तेल की खपत क्या हो गई, कम हो गई। उनका ये कहना था कि यदि हम तेल को लेके जाते हैं तो हम जो स्टोर करेंगे, स्टोर करने की हमारी जो प्राइस आएगी वो इसके तेल की वैल्यू से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो यह क्या होगा, एक तरीके से निगेटिव होगा। तो इस संदर्भ में यह जो है कहा गया कि इसका जो दाम है वो -$40 पर बैरल पहुंच गया, परंतु बाद में यह जो है निगेटिव से पॉजिटिव में भी आया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड हेल्प WWH के बारे में। तो यह क्या है, तो इस प्लेटफॉर्म को IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। तो विकसित क्यों किया गया है, तो यह एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे व्यक्ति जिनको मेडिकल सहायता चाहिए या मेडिकल हेल्प चाहिए, और दूसरी तरफ कौन रहेंगे, हेल्प प्रोवाइड करने वाले। मतलब हेल्प प्रोवाइड करने वाले में कौन, जो डॉक्टर्स हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, एक जो हेल्प सीकर हैं मतलब जिनको हेल्प चाहिए, और दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पे कौन होंगे, जो हेल्प प्रोवाइडर है मतलब जो हेल्प आपकी करेंगे अर्थात डॉक्टर करें। तो यह जो WWH प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड हेल्प प्लेटफॉर्म, इसको ऐप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम दोनों तरह से इसको उपयोग किया जाता है। अब इसमें होगा क्या कि जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाएंगे और उनसे उनके बारे में कुछ जानकारी पूछी जाएगी, उनकी एज क्या है, किस प्रकार की उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या मेडिकल हेल्प चाहिए, और उनको जिस तरह की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उनको किसी एक जूनियर डॉक्टर से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब जूनियर डॉक्टर उनसे बात करेगा। यदि जूनियर डॉक्टर उनकी समस्याओं को दूर कर देता तो ठीक है, यदि जूनियर डॉक्टर अपने स्तर पर उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाता है तो जूनियर डॉक्टर जो है वो अपने सीनियर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को उनसे कनेक्ट कर देगा, और वो जो सीनियर डॉक्टर होंगे वो इनकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये इस वर्ल्ड वाइड हेल्प जो प्लेटफॉर्म है इसका पूरा काम है। तो याद रखिएगा, इसको IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मैटरहॉर्न माउंटेन के बारे में। अब यह मैटरहॉर्न माउंटेन चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि अभी हाल ही में मैटरहॉर्न माउंटेन पर भारतीय तिरंगे जो ट्राई कलर हमारा है, तो भारतीय तिरंगे झंडे का प्रोजेक्शन किया गया। मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से इस माउंटेन पर तिरंगे झंडे को बनाया गया। अब ऐसा किया क्यों गया, तो इसका उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों के साथ कोविड-19 की महामारी को लेकर एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, कि जो भारत के लोग कोविड-19 की महामारी से लड़ रहे हैं उनसे एक एकजुटता प्रदर्शित की जाए कि हम आपके साथ हैं। तो इसको दिखाने के लिए ये जो मैटरहॉर्न माउंटेन है इस पर यह प्रोजेक्शन किया गया। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय झंडे को यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन किया गया, भारतीय झंडे के अलावा भी कई अन्य देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनको भी यहाँ पे प्रोजेक्शन किया गया। जैसे कि आपका अमेरिका का किया गया, इंग्लैंड का, जापान का किया गया, इटली, जर्मनी, इस तरह से कई सारे देशों का प्रोजेक्शन किया गया। अब थोड़ा सा ये मैटरहॉर्न माउंटेन के बारे में बात कर लें तो एक चीज़ याद रखिए कि जो मैटरहॉर्न माउंटेन है यह आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का ही की एक चोटी है। और यह मैटरहॉर्न माउंटेन जो है यह स्विट्ज़रलैंड के जरमाटा, कहाँ पर, जरमाटा में पड़ता है, या कह सकते हैं कि यह स्विट्ज़रलैंड और इटली की सीमा पर पेनाइन आल्प्स, कहाँ पर, पेनाइन आल्प्स में स्थित है। अब पेनाइन आल्प्स क्या है कि आल्प्स पर्वत क्या है, जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो कई देशों में फैली हुई है, ठीक है। तो उसके कोई एक हिस्से को क्या कहते हैं, वो कई हिस्सों में बटा हुआ, तो उसके एक हिस्से को पेनाइन आल्प्स कहते हैं। इसी पेनाइन आल्प्स में जो कि स्विट्ज़रलैंड और इटली की सीमा पर है ये मैटरहॉर्न माउंटेन स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4478 मीटर है, तथा यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला और यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो याद रखिएगा
मैटन हॉर्न के बारे में। और इसको मैटन हॉर्न माउंटेन को माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है तथा यह यूरोप के कई सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे कि आपका फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवानिया, जर्मनी, इन देशों में यह फैला हुआ है। तो इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका है यूरोप। यहाँ पे यदि आप देखें तो ये आपका आल्प्स जो है फैला हुआ है, आल्प्स पर्वत जो है फैला हुआ है। और यहीं पर ये देखिए, ये आपका है मैटन हॉर्न जो कि 4478 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये आपका इधर आपका फ्रांस है, ठीक है, इधर आपका इटली है, इधर आपका जर्मनी है, यहाँ पर आपका स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर आपका स्लोवानिया है, ऑस्ट्रिया है, तो ये सारे, और यहीं पर लिechtenstein है। तो ये सारे देशों में ये जो है पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अब आगे चलते हैं। आगे है एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन के बारे में। तो यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यह चर्चा में क्यों है? तो हुआ क्या कि कोविड-19 महामारी के कारण 22 एवं 23 अप्रैल को होने वाला भारतीय सेना का एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन यूसीसी स्थगित कर दिया गया है। अब इस सम्मेलन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें तो एकीकृत कमांडर सम्मेलन जो है यह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो रक्षा मंत्री को द्वारा किया जाता है और ये वार्षिक सम्मेलन है। और इसमें तीनों सेना प्रमुख, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होते हैं। और यह वार्षिक सम्मेलन जो है वो संयुक्त मुद्दों पर तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच शीर्ष स्तर पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करने का कार्य करता है तथा इस सम्मेलन में भारत की रक्षा नीति, रक्षा सिद्धांत और परिचालन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा दिवस के बारे में। तो सिविल सेवा दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। यह दिन जो है वह सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण एवं सोचने का अवसर प्रदान करता है। यदि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो 21 अप्रैल 1947, मतलब यह 21 अप्रैल जो है तारीख महत्वपूर्ण क्यों है? तो 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों अर्थात जो प्रशिक्षु अधिकारी थे उनको संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम या स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो इसी 21 अप्रैल को, इसी महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं आप? सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सिविल सेवा दिवस को पहली बार जो है वो दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, मतलब 2006 से इसको मनाया जाना प्रारंभ हुआ। तथा यदि थोड़ा सा भारत में सिविल सेवा के बारे में बात करें तो भारत में सिविल सेवा की जो नींव है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी। तो नींव जो है वारेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई, किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस जो कि 1792 में गवर्नर बनकर आता है भारत का, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें, चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं के पिता या फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। तथा इसी दिवस को जो है सिविल सेवा दिवस के अवसर पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लें तो ये पुरस्कार जो है वो जिला इकाइयों में सरकारी योजनाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, मतलब 3 श्रेणियों में विभाजित करके इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहले समूह में जो है वो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य तथा पहले जो है 3 पहाड़ी राज्य आते थे। अब क्या है, जब से जम्मू कश्मीर जो है संघ शासित प्रदेश बन गया तब से 2 ही राज्य हैं, 2 पहाड़ी राज्य। कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर भी इसमें आता था, अब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश हो गया है। दूसरे समूह में जो शेष 18 राज्य हैं उनको शामिल किया जाता है। और तीसरे समूह में जो 9 संघ शासित प्रदेश, अब क्या है, पहले 7 थे, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी संघ शासित प्रदेश हो गए, तो 9 संघ शासित प्रदेश जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। आगे चर्चा करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक
NBD के संबंध में। तो यह चर्चा में क्यों आया? तो अभी हाल ही में 20 अप्रैल 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो पहली वार्षिक बैठक हुई थी वर्ष 2016 में चीन के संघई शहर में आयोजित की गई थी, जबकि जब इसकी दूसरी जो वार्षिक बैठक थी वो वर्ष 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस बार चूंकि क्या हुआ, कोविड-19 महामारी की वजह से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD के बारे में। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों, ब्रिक्स में कौन देश है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2014 में इस बैंक को स्थापित किया गया था और इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका अनौपचारिक नाम ब्रिक्स बैंक भी है। अब इस ब्रिक्स बैंक को स्थापित क्यों किया गया था? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स बैंक जो है यह ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद जो है उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो यहाँ यह बात ध्यान रखिएगा, चूँकि इसको अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं केवल ये ब्रिक्स देशों को ही यह जो फंडिंग जो प्रोवाइड करती है, ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को भी, डेवलपिंग कंट्री को भी ये जो है फंड प्रोवाइड करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपके चीन के संघई में है, ठीक है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसकी अधिकृत जो शुरुआती अधिकृत पूंजी थी वो कितनी थी? $100 अरब की थी। और इसके जो महासचिव हैं या अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? HB कामत है। तथा यह भी याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स बैंक है इसके प्रत्येक भागीदार देश को 1 वोट आवंटित किया गया है, मतलब सबको बराबर वोट दिया गया है। जैसे कि यदि आप देखें विश्व बैंक में देखेंगे, वर्ल्ड बैंक में, तो वहाँ पे क्या है कि जो वोटिंग है, जिस देश का जितना शेयर होता है, जितना वो फंडिंग करता है, तो उसके शेयर के हिसाब से उसको वोटिंग का परसेंटेज दिया जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है कि शेयरिंग आपकी कितनी भी हो, परंतु सबको वोट का अधिकार बराबर रहेगा तथा किसी के पास वीटो अधिकार नहीं है। तथा जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ने अब तक भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें $4183 मिलियन की राशि निहित है। तो इससे सबसे ज़्यादा फंड जो है वो भारत को ही मिला है। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं सुवर्णश्री नदी पर वेली या वैली पुल के बारे में। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुवर्णश्री जिले में सुवर्णश्री नदी के ऊपर दापो रिजो में 430 फीट लंबे वेली या वैली पुल का उन्नयन या अपग्रेडेशन किया है। अभी तक क्या था कि इस पुल का वजन जो था वो 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया, जिससे कि भारी वाहनों की आवाजाही इस पर सुनिश्चित हो सके। तथा इस रणनीतिक पुल के माध्यम से भारत चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात लगभग 3000 सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी और विवादित क्षेत्रों में अब आकस्मिकता के दौरान, मतलब कोई इमरजेंसी होती है तो त्वरित सैन्य मदद सुनिश्चित कराई जा सकेगी इस पुल के माध्यम से। तथा एक बात और याद रखिएगा कि भारत और चीन के मध्य जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसकी लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है। इस 3488 किलोमीटर में से 1126 किलोमीटर अकेले अरुणाचल प्रदेश के साथ संबद्ध है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुवर्णश्री नदी के बारे में। तो जो सुवर्णश्री नदी है इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होती है और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दक्षिण में असम घाटी तक बहती है, जहां यह लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुवर्णश्री का नाम याद रखिएगा और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तथा सुवर्णश्री नदी को वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। और इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, एक शी है SIE और दूसरी कमला है। अब थोड़ा सा सीमा सड़क संगठन जिसने इस पुल का अपग्रेडेशन किया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यह इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य देखना।
इसकी स्थापना जो है वो 7 मई 1960 को की गई थी। याद रखिएगा 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसका यह है कि यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो याद रखिएगा यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसके जो संस्थापक थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे चलते हैं। अब लास्ट में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको कहते हैं STPI, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, हमें इन 3 कथनों में से चुनना है कि इन 3 कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो पहला कथन है STPI का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा है STPI की स्थापना वर्ष 2001 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तीसरा कथन है STPI का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। तो हमें बताना है कि उक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही कथन नहीं है। तो कभी भी परीक्षा में जब इस तरह के स्टेटमेंट आए तो देख लीजिएगा ध्यान से कि उसमें क्या है, नहीं लिखा हुआ है या सही है या सही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी में हम लोग यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं कि नहीं देखना भूल जाते हैं और सही है, ये इस हिसाब से हम परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करके चले आते हैं। और जब घर पहुँचते हैं, जब दोबारा से पेपर देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमने तो गलती कर दी, यहाँ पर नहीं लिखा था और हमने सही है के हिसाब से आंसर लगा के आए हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो पहला कथन है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, तो ये गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? दिल्ली में। और दूसरा, इसकी स्थापना जो है 2001 में नहीं 1991 में की गई थी। और बाकी इसमें ये कथन सही है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये की गई है। तीसरा कथन इसका सही है कि STPI का उद्देश्य जो है वो देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। तो इसका सही नहीं है। तो कौन सा? आपका पहला वाला, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लें। तो STPI की स्थापना 1991 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके उद्देश्य की यदि बात करें तो देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और सरकार की इस पहल के तहत सॉफ्टवेयर निर्यात से जुड़ी कंपनियों को कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिससे कि उनका निर्यात बढ़े। कौन कौन सी सुविधाएं? जैसे कि वैधानिक सेवाएं, डेटा संचार सेवाएं, इक्विएशन सुविधाएं, प्रशिक्षण, मूल्यवर्धित सेवाएं इत्यादि की सुविधा इनको प्रदान की जाती है कि जिससे जो देश का जो सॉफ्टवेयर निर्यात है वो बढ़ सके। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।